हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। तो आज का जो टॉपिक है द हिंदू न्यूज़पेपर से मैंने लिया है। और इसमें हम लोग बात करेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एप्रोप्रिएशन बिल 2024 के बारे में। देखिए क्या है कि आपको करंट अफेयर के टॉपिक्स तो पढ़ने हैं, साथ साथ आपको स्टैटिक पोर्शन भी समझना है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के प्रीलिम्स में और चाहे मेंस में, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस, जब भी आप कोई क्वेश्चन का आंसर देते हो तो वहां पर आपको स्टैटिक पोर्शन के बारे में जरूर पता होना चाहिए कि अप्रोप्रिएशन बिल क्या है। आप उसके बारे में दो चार लाइन लिखो, उसके बाद करंट अफेयर टॉपिक को आप लिख सकते हो और एनालिसिस कर सकते हो। तो इस वीडियो के थ्रू हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हम आपको करंट अफेयर के टॉपिक के बारे में तो बताते हैं, साथ में स्टैटिक पोर्शन को भी हमारा फोकस रहता है। जैसे क्या होता है कि अब ये अप्रोप्रिएशन बिल है, अब इसी से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अप्रोप्रिएशन बिल। अब आप ये सोचोगे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पॉलिटी से है। हाँ, ये पॉलिटी क्वेश्चन है, लेकिन ये करंट अफेयर में आया है। तो जो यूपीएससी एस्पिरेंट है उनको ये सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना पड़ेगा कि जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो साथ में स्टैटिक पोर्शन को जरूर कवर करो। क्योंकि आपका जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें 50 to 55% जो भी आंसर होगा वो आप स्टैटिक पोर्शन से ही करोगे। और वो स्टैटिक पोर्शन जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर में आया रहेगा, चाहे वो द हिंदू हो चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो। तो इसमें हम लोग बात करेंगे व्हाट इज एप्रोप्रिएशन बिल 2024, साथ में जो न्यूज़पेपर में आया है उन बातों को भी जानेंगे। और व्हाट इज डिमांड फॉर ग्रांट्स। ओके, डिमांड फॉर ग्रांट्स क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से भी बनता है। और जानेंगे पूरे बजट का प्रोसीज्योर क्या है पार्लियामेंट में। ठीक है, बजट किस तरह से पार्लियामेंट में पास होता है, कितने स्टेजेस में पास होता है, और ये एप्रोप्रिएशन बिल का क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। तो इस वीडियो को जरूर से जरूर पूरा देखिए ताकि आपको पूरा इंफॉर्मेशन, स्टैटिक प्लस करंट अफेयर दोनों का इंफॉर्मेशन आपके पास क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज का न्यूज़पेपर में जो बातें बताई गई है एप्रोप्रिएशन बिल को लेकर। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट मंडे, मतलब ये कल की बात है, 5 अगस्त मंडे को लोकसभा में अप्रोप्रिएशन बिल को फाइनेंस मिनिस्टर ने पास कर दिया। तो इस बार का जो बजट है, इस बार का जो बजट 2024-25 है, उसमें टोटल 140 लाख करोड़ रुपया, 140 लाख करोड़ रुपया का बजट दिया गया। ठीक है, बजट का मतलब कि प्रपोजल दिया गया फ्रॉम डिफरेंट मिनिस्ट्री। अब इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज फॉरेस्ट जो है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन, सारे मिनिस्ट्री का जो भी जितना एक साल का खर्चा है वो पूरा का पूरा इस बजट में अपने अपना उन्होंने डिमांड किया है। और वो टोटल है 140 लाख करोड़। यही 140 लाख करोड़ रुपए को विड्रॉ किया जाएगा कहां से, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ये कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जब भी मनी विड्रॉ होगा तो उसके लिए अप्रोप्रिएशन बिल पास होना बहुत जरूरी है, उसके बिना मनी विड्रॉ नहीं होता है। ठीक है, इस पे और भी बारे में बात करेंगे। ठीक है, लोअर हाउस अप्रूवल डिमांड फॉर ग्रांट। अब ये जो डिमांड फॉर ग्रांट है क्या होता है, डिमांड फॉर ग्रांट हो गया जितने भी मिनिस्ट्री हैं अपने अपने डिमांड की है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बोलेंगे कि मुझे ये साल 500 करोड़ रुपया चाहिए फार्मर्स के स्कीम्स के लिए, फार्मर्स के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए डिफरेंट यूटेंसिल्स खरीदने हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट कहेंगे मुझे सड़क बनवाना है, बिजली देना है, उसके लिए मुझे 600 करोड़ रुपया चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे मिनिस्ट्री अपने अपने डिमांड को रखते हैं, जिसको कहते हैं डिमांड फॉर ग्रांट्स कहते हैं। एज वेल एज अप्रोप्रिएशन नंबर बिल 2024, फाइनेंशियल बिल 2000, फाइनेंस बिल जो दो टाइप का होता है, उसमें जो कि मनी विड्रॉ होता है कॉन्स्टिट्यूट फंड ऑफ इंडिया, उसको कहते हैं अप्रोप्रिएशन नंबर बिल 2024। ओके, द फॉलोड अ गिलोटिन बीइंग अप्लाइड आफ्टर टेकिंग अप डिस्कशन डिमांड फॉर ग्रांट फॉर फोर मिनिस्ट्री। अब देखिए क्या होता है कि पार्लियामेंट के पास समय बहुत कम होता है कि सारे मिनिस्ट्री के प्रपोजल को एक एक करके पढ़े और उसके ऊपर डिबेट करे। इससे क्या होगा कि ये फिर 2-3 महीने का प्रोसेस चला जाएगा। तो जो बाद में जो जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं, इन इंडस्ट्री का डिमांड को डिस्कस किया जाता है। और बाकी जितने छोटे मिनिस्ट्रीज होते हैं, उनका जो डिमांड होता है उनको एक साथ एक लमसम मनी के हिसाब से उनको बिना डिस्कस किए पास कर दिया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं गिलोटिन कहते हैं। इसके बारे में और भी जानेंगे आगे के लेक्चर में, आगे के वीडियो में, और जानेंगे कि क्या होता है गिलोटिन का एक्चुअल प्रोसीजर। अब जो बात करते हैं कि जो अभी न्यूज में आया है, इसमें जो बजट एलोकेशन हुआ है वो डिफरेंट स्टेट के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल को इस बार गवर्नमेंट ने
टोटल 41.44 करोड़ रुपया अप्रूवल किया है सिर्फ ब्लू रिवोल्यूशन प्रोजेक्ट के लिए। ये ब्लू रिवोल्यूशन प्रोजेक्ट क्या होता है? इट इज रिलेटिंग टू द फिशरीज एक्टिविटी। ओके, जितने फिशिंग एक्टिविटीज होते हैं एक्वाकल्चर को देने के लिए। और 27.2 करोड़ रुपया अभी रिलीज किया गया है बंगाल के लिए। जैसे कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 में स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट के थ्रू, जिसमें कि गवर्नमेंट फिशरीज फिशरीज एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए, एक्वा कल्चर को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि हम एग्रीकल्चर से कुछ अल्टरनेट भी चाहते हैं कि हमारे फार्मर का इनकम हो, हमारा कंट्री का जो एक्सपोर्ट हो वो फिशेज में काफी ज्यादा होता है। तो उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल स्कीम स्टार्ट की, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ओके, अब केरला गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1355 करोड़ रुपए का अप्रूवल दिया है। ओके, ठीक उसी तरह पीएम मत्स्य योजना सबसे ज्यादा जो स्कीम इंप्लीमेंट हुआ किस स्टेट में हुआ है? तो वो आंध्र प्रदेश में हुआ। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि पीएम संपदा मंत्री मत्स्य संपदा योजना है वो सबसे ज्यादा किस स्टेट में अप्रूवल हुआ है, किस स्टेट में आया है? वो आंध्र प्रदेश में आया, जिसको गवर्नमेंट ने 1853 करोड़ रुपए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का डेवलपमेंट के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जितने भी 7 सिस्टर्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उनको डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने 1853 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है। और 1482 करोड़ रुपया सिर्फ महाराष्ट्र के लिए है। अब जैसे कि क्या होता है कि आपको पता है, मैंने पिछले वीडियोस में बताया है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सीज के बारे में बात किया, ठीक है? तो जिसमें होता है कि जैसे कि हर एक कंट्री का अपना एक टेरिटोरियल वाटर होता है, और वो उस टेरिटोरियल वाटर के बियॉन्ड में ही वो अपना फिशिंग एक्टिविटी और जो भी रिसोर्सेज उसको एक्सेस कर सकता है। अब जैसे श्रीलंका हमारे बहुत ही करीबी एक नेबरिंग कंट्री है, तो श्रीलंका का भी अपना टेरिटोरियल वाटर होता है। तो जब क्या होता है कि फिशरमैन्स को उतना पता नहीं रहता कि कितने टेरिटोरियल वाटर में रहना है, कितने में नहीं रहना। वो फिशिंग एक्टिविटी करते करते वो श्रीलंका के टेरिटोरियल वाटर में इंटर कर जाते हैं, जिससे कोई इंटरनेशनल ट्रीटी जो है, इंटरनेशनल जो रूल एंड रेगुलेशन है वो वायलेट होता है। और श्रीलंकन आर्मी, श्रीलंकन नेवी जो है वो इंडियन फिशरमैन को अरेस्ट कर लेते हैं। उसी से बचने के लिए जो ये गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट श्रीलंकन गवर्नमेंट दोनों मिलकर डिस्कस किए और उन्होंने कुछ ऐसा सोल्यूशन निकाला जिससे कि फिशरमैन अपने टेरिटोरियल वाटर में एक्टिविटी में कर सके और इस तरह से किसी भी तरह का इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट है वो ना टूटे। तो इसरो ने, जो हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ट्रांसपोंडर, एक चीज है जो कि फिशरमैन के बोट में लगा दिया, जिससे कि वो एक सिग्नल देता है। जैसे कि आप इस इमेज में देखते हैं, ये ट्रांसपोंडर है, ठीक है? ये ट्रांसपोंडर क्या होता है, फिशरमैन के बोट में लग जाता है। अब ये जब जब भी बोट टेरिटोरियल और 12.24 नॉटिकल माइल्स से क्रॉस करता है, तो ये सिग्नल देने लगता है कि आप इंटरनेशनल वाटर में जा रहे हैं या आप किसी अदर कंट्री के टेरिटोरियल वाटर में जा रहे हैं, जो कि एक खतरा है। तो उससे क्या होगा, फिशरमैन एक्टिव हो जाता है और वो वापस अपने टेरिटोरियल वाटर में आ जाता है, जिससे क्या होगा कि फिशरमैन, जो दोनों कंट्री के जो संबंध है, जो आपसी संबंध है, वो भी एक मजबूत होगा और जो अरेस्ट वगैरह होने के जो चांसेस होते हैं वो भी कम होगा, ठीक है? इसी में गवर्नमेंट ने यह भी बताया है कि इंडिया वाज सेकेंड वर्ल्ड इन फिशरी प्रोडक्शन एंड द फर्स्ट इन डेयरी प्रोडक्शन। वर्ल्ड में जो फिशिंग प्रोडक्शन होता है उसमें नंबर सेकेंड पे इंडिया का रैंक है, और मिल्क प्रोडक्शन में हमारा सबसे पहला रैंक है। ये भी आपको प्रीलिम्स में पूछता है कि फिशिंग प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक कितना है, वर्ल्ड रैंकिंग क्या है, सेकेंड है, और मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया का रैंकिंग कितना है, फर्स्ट है। तो ये देखिए कितने सारे इंफॉर्मेशन आपको एक न्यूज़पेपर से मिलते हैं, जो कि आप प्रीलिम्स में काफी सारे आंसर को दे सकते हैं, ठीक है? अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि पीएम संपदा योजना, उसके बारे में जान लेंगे कि ये स्कीम है क्या। देखिए स्कीम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है ब्लू रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाना। ब्लू रेवोल्यूशन मींस फिशिंग प्रोडक्शन के लिए, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन होता है, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ ऑल क्रॉप्स के लिए, ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क के लिए होता है। उसी तरह ब्लू रेवोल्यूशन जो है दैट इज फॉर फिशिंग एक्टिविटी के लिए, फिशरी सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए, सस्टेनेबल एंड रेस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट। So it was introduced in the part of आत्मनिर्भर भारत पैकेज। आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो कि सेल्फ रिलायंस के ऊपर बात करती है, अपना इंडिजिनियस प्रोडक्ट को बढ़ावा देना है उस पर बात करती है। और इसमें गवर्नमेंट टोटल 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। दिस इज द हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट इन दिस सेक्टर। सो इट विल इंप्लीमेंट ऑल स्टेट इन यूटी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। इसका जो टेन्योर है, जो पीरियड है, 2020 से लेके 2020-21 से लेके 2024-25 तक ये टेन्योर में रहेगा, ठीक है? और इसका मतलब टाइम पीरियड है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, फिशरमैन आर प्रोवाइड विद इंश्योरेंस कवरेज और फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड फैसिलिटी ऑफ फ्रॉम किसान क्रेडिट कार्ड। जो केसीसी है उसके थ्रू फिशरमैन इससे बैंक से लोन ले सकते हैं अपने इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, और भी ज्यादा से ज्यादा वो मतलब परचेस करने के लिए, जो भी अपनी फिशिंग एक्टिविटी को ज्यादा इंप्रूव करना है, तो किसान क्रेडिट कार्ड से वो बैंक से लोन वगैरह ले सकते हैं, ठीक है?
चलिए ये तो हो गया करंट अफेयर का पार्ट। अब हम लोग बात करेंगे स्टैटिक पोर्शन। अब जो बजट होता है वो पार्लियामेंट में कैसे पास होता है उस पर हम लोग देखते हैं। सो बजट इन पार्लियामेंट, देखिए बजट का जो वर्ड है बजट, पहला बात कि ये बजट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं दिया हुआ नहीं है। इसके बदले दिया हुआ है एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। क्या दिया हुआ है? एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट दिया हुआ। और ये किस आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल नंबर 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक सवाल आपका प्रीलिम्स में अगर आता है कि बजट इज गिवन अंडर आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बजट इज गिवन ओके एंड इज ओनली पास बाय द फाइनेंस में, अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट बजट को लेकर देता है तो ये गलत होगा, क्योंकि बजट जो वर्ड है वो यूज नहीं किया गया, उसके बदले एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज किया गया। ठीक है। और जो भी बजट पास होता है वो एक साल का पास होता है। वो जैसे कि फाइनेंशियल ईयर हमारे कंट्री में 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। जैसे 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक फाइनेंशियल ईयर चलेगा। उसके बाद फिर ये मतलब बजट पहले ही पास हो जाता है, उसके बाद फिर ये डिमांड ऑफ ग्रांट सारा कुछ होता है। तो 1921 में रेलवे बजट को जनरल बजट से अलग कर दिया गया था बाय द रिकमेंडेशन अकवर्थ कमेटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपीएससी का हो चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम आप दे रहे हैं जहां पर पॉलिटिक्स से क्वेश्चंस आते हैं या जनरल अवेयरनेस होते हैं, वहां पर ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कि 1921 में रेलवे बजट जो है वो सेपरेट हुआ जनरल बजट में किसके रिकमेंडेशन पे हुआ था। और कभी कभी पूछ देते किस ईयर में हुआ था, तो दिस इज फॉर एक्वर्थ कमिटी। ओके, एक्वर्थ कमिटी का याद रखिएगा 1921 में। लेकिन फिर वापस से 2016 में रेलवे बजट और जनरल बजट दोनों को मर्ज कर दिया जाता है और इसको कहते हैं हम लोग जनरल बजट। अब जनरल बजट में दोनों आता है, ओके, रेलवे बजट और जनरल बजट दोनों आता है। तो 1921 से लेके 2016 तक इंडिया में रेलवे बजट को सेपरेट ओके इंट्रोड्यूस किया जाता था भाई, रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इंट्रोड्यूस करती थी। लेकिन जब 2014 में गवर्नमेंट बनी, एनडीए गवर्नमेंट बनी, बीजेपी की सरकार बनी, तो उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट जो रिफॉर्म लाया, उन्होंने मर्ज किया रेलवे बजट और ओके जनरल बजट को, दोनों को 2016 में। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कब से कब तक जनरल बजट रेलवे बजट सेपरेट रहा और कब ये मर्ज हुआ, एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे। दूसरा बात करते हैं कि क्या क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस दिए गए हैं बजट को लेकर। तो जैसे हम लोग पहला बात की आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 क्या बताता है? आर्टिकल 112 यही बताता है कि एवरी द President shall every financial year cause to lay an annual financial statement before both the houses of parliament, a statement of the estimated receipt and expenditure of the government of India for that year. ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, याद रहे, प्रेसिडेंट ऑफ शाल एवरी फाइनेंशियल ईयर कॉल्स टू ले एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसके पास कौन करेगा? प्रेसिडेंट। बोथ दी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ओके, दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में। यहाँ याद रहे कि आपको कभी भी कंफ्यूजन हो सकता है कि मनी बिल होता है या मनी विड्रॉ करने के लिए जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन फंड ऑफ इंडिया में, उसमें लोकसभा ज्यादा डोमिनेट करता है, राज्यसभा के पास बहुत ही कम पावर होता है। क्या आर्टिकल 112 में सिर्फ लोकसभा में प्रेसिडेंट इंट्रोड्यूस करेगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट? नो, बोथ। तो लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों में होगा। ठीक है। आर्टिकल 113 कहता है नो डिमांड फॉर ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, नो डिमांड फॉर ग्रांट शैल बी मेड। ओके, शैल बी मेड मींस दैट इज नो विड्रॉइंग मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जब आप पैसा विड्रॉ करते हैं फॉर डिफरेंट मिनिस्ट्री के लिए, तो वो किसके रिकमेंडेशन से होगा? प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन होगा। ये आर्टिकल 113 बताता है। आर्टिकल 114 बताता है नो अमाउंट कैन बी विड्रॉ फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट। ये दोनों क्वेश्चन पूछा है प्रीलिम्स में। ओके, प्रीलिम्स के यूपीएससी प्रीलिम्स में यहाँ से ये दोनों क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, सोचिए कि ये 4-5 आर्टिकल जो दिए गए हैं कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 114 ये बताता है कि जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो भी पैसा विड्रॉ होगा उसके लिए पार्लियामेंट ऑथोराइज करेगा। जैसे कि एप्रोप्रिएशन बिल, जो एप्रोप्रिएशन बिल अभी जब अब न्यूज में पढ़ रहे हैं, दिस बिल इज पास, दिस बिल इज एक्चुअली इंट्रोड्यूस इन ओके, इट मस्ट बी पास इन लोकसभा। ओके, जिससे कि मनी पार्लियामेंट अप्रूवल देगा तभी जाके मनी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से विड्रॉ होगा। आर्टिकल 266 बताता है कि ऑल रेवेन्यू रिसीव बाय द गवर्नमेंट शैल बी क्रेडिटेड टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जितने भी हम रेवेन्यू गवर्नमेंट के, जैसे हम लोग टैक्स पे करते हैं, डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट को जो भी एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, जो भी गवर्नमेंट के पैसा जो गवर्नमेंट रेवेन्यू से कलेक्ट करती है, वो सारे के सारे किस अकाउंट में डिपॉजिट होती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डिपॉजिट होती है। ठीक है, ऑल अदर पब्लिक मनी सच एज पीएफ, आपके सैलरी से जो पीएफ कटता है, पोस्ट इंश्योरेंस, ओके, ऑल सॉल क्रेडिट टू द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। याद रहे ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं होगा,
दिस विल बी अ पब्लिक अकाउंट, जो लोगों का अकाउंट है, पब्लिक अकाउंट मतलब गवर्नमेंट को वापस करना है, गवर्नमेंट उस पैसे को खर्च नहीं कर सकती है, उसको वापस करना है। लेकिन जो गवर्नमेंट की खुद का पैसा है, जो अर्न गवर्नमेंट कर रही है, उसको सारे कहाँ होती है, कंस्टिट्यूंट फंड ऑफ इंडिया में होती है। आर्टिकल 267 कहता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ एस्टैब्लिश कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू मीट अनएक्सपेक्टेड और अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर। देखिए कहीं कहीं पर अभी जैसे कि वेनाड लैंडस्लाइड हुआ, बहुत से ऐसे सिचुएशन हमारे कंट्री में आते हैं, जो डिजास्टर आते हैं, उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट को इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे कि कहीं ड्रॉट आ गया, फ्लड आ गया, तो अचानक से गवर्नमेंट को 500 करोड़, ओके 100 करोड़ की जरूरत पड़ गई फ्लड रिलीफ के लिए या किसी भी तरह का रिलीफ ले, तो गवर्नमेंट उस समय क्या करेगी, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा विड्रॉ करेगी। पार्लियामेंट में बाय लॉ एस्टैब्लिश कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू मीट दी अनएक्सपेक्टेड और अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर। तो ये सारे आर्टिकल्स आपको याद रखने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप जब भी आंसर लिखोगे मेंस का, वहां पर जहाँ पे बजट का प्रपोजल का आता है, तो उसमें ये आर्टिकल्स को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं कि देखिए जो भी बनी विड्रॉ होता है कंसल्ट फंड ऑफ इंडिया का, वो दो तरह का होता है। एक होता है चार्ज एक्सपेंडिचर होता है, और दूसरा होता है मेड एक्सपेंडिचर। सो बजट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, वन इज कॉल्ड चार्ज एक्सपेंडिचर, जो कि चार्ज होता है, उसका क्या होता है चार्ज वो भी बताएंगे, एंड अदर होता है मेड फ्रॉम द कंसल्ट फंड ऑफ इंडिया। जितने भी चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं, मतलब कि वो पार्लियामेंट में वोट नहीं किए जाते, मतलब उसमें पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है कि उसको डिक्रीज करे इंक्रीज करे। ये चार्ज एक्सपेंडिचर जो होते हैं, ये इम्यून होते हैं पार्लियामेंट के वोट से। ठीक है, और ये मतलब कि पार्लियामेंट के मेंबर के पास इतना पावर नहीं, इनको पावर नहीं दिया गया कि उसको डिक्रीज और इंक्रीज करे। लेकिन हाँ, जो भी मेड फ्रॉम द कंसल्ट फंड ऑफ इंडिया होता है, जैसे कि जो भी मिनिस्ट्री का डिमांड होती है कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री बोलेगा 500 करोड़ रुपए मुझे चाहिए, तो हो सकता है कि अदर मिनिस्ट्री, अदर अपोजिशन पार्टी उसको कट करे, बोलेगा नहीं 500 करोड़ बहुत ज्यादा हो जाएगा, लास्ट ईयर भी आपने इतना पैसा लिया था और उसका कुछ रिजल्ट आया नहीं, तो इस बार आपको सिर्फ 300 करोड़ रुपया एलोकेट किया जाए, 200 करोड़ रुपया हम लोग काटेंगे। तो ये हो गया मेड फ्रॉम इंडिया। चार्ज मतलब हो गया कि जो कि मिनिस्टर अपने डिस्कशन में उस चीज को कम नहीं कर सकते हैं, डिक्रीज नहीं कर सकते। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कंसल्ट फंड ऑफ इंडिया, एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसल्ट फंड ऑफ इंडिया। जो एक्सपेंडिचर चार्ज होता है, इसमें होता है इट डज नॉट रिक्वायर अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, हाउएवर पार्लियामेंट कैन डिस्कस द एस्टिमेट ऑफ चार्ज एक्सपेंडिचर। जैसे कि ये अप्रूवल की जरूरत नहीं है कि अब जिसको सैलरी देना है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, और कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होते हैं, यूपीएससी के मेंबर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीएजी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, स्टेट स्टेट का तो अलग है, इन सारे को जो चार्ज होगा दैट विल बी कंसल्ट फंड ऑफ इंडिया से होगा। द रैशनल बिहाइंड द चार्ज एक्सपेंडिचर इज दैट टू सेफगार्ड द फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड बॉडीज। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, ओके, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जितने भी जजेस हैं, ओके, मेंबर्स हैं, जो भी स्टाफ काम करे, जो भी एक्सपेंडिचर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की है, ओके, प्रेसिडेंट हो, वाइस, ये सारे का सैलरी क्या होता है, डिक्रीज नहीं होता। सीएजी हुआ, यूपीएससी हुआ, इन सारे का सैलरी क्या होगा, ये दे आर इंडिपेंडेंट, कि अपने वो काम कर सके बिना किसी फाइनेंशियल टेंशन का कि अरे इस बार तो कम हो जाएगा, अगले साल तो ज्यादा था, ऐसा कुछ नहीं। इनका इंडिपेंडेंट होता है, फ्रीडम, इसलिए इनका सेफ गार्ड टू फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस के लिए ये इसको चार्ज किया जाता है कंसल्ट फंड ऑफ इंडिया। जैसे बात करें सैलरी एंड अलाउंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, सीएजी, सैलरी एंड अलाउंस ऑफ पेंशन ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट, पेंशन ऑफ हाई कोर्ट जजेस। ठीक है, देखिए सैलरी ऑफ जजेस हाई कोर्ट कंसल्ट फंड ऑफ स्टेट जाता है, लेकिन उनका पेंशन जो है वो कंसल्ट फंड ऑफ इंडिया से होता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसल्ट फंड, जो मेड होता है अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट का जरूरत पड़ता है इसमें। जैसे इन डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, गवर्नमेंट कैनॉट स्पेंड फ्रॉम कंसल्ट फंड ऑफ इंडिया अनलेस स्पेंड वोटेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट वी रिप्रेजेंट, पार्लियामेंट्री हमारा कंट्री है, डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेड जितने भी अब मेंबर है पार्लियामेंट के, दे ऑल आर चूजन बाय द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, लोकसभा के जो मेंबर है और राज्यसभा के इंडायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से आए हुए हैं। तो इनका जो भी इनका हक है कि किसी भी ये जो पब्लिक मनी है, जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू, उसके ऊपर इनका हक होता है कि ये लोगों का पैसा है, लोगों के हित के बारे में। ऐसा नहीं किसी मिनिस्ट्री में ज्यादा पैसा जा रहा है, किसी मिनिस्ट्री में जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि रूरल डेवलपमेंट, अभी रूरल डेवलपमेंट को ज्यादा पैसा चाहिए, तो रूरल डेवलपमेंट को इसलिए चाहिए कि हाँ, हमारे देश में आज भी बहुत बेरोजगारी है, डेवलपमेंट हुआ नहीं, आज भी रूरल सेक्टर बहुत ही मतलब पिछड़ा है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी, रोड का कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। तो इस बार हम रूरल डेवलपमेंट के लिए ज्यादा पैसा देंगे ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा इंडिया का डेवलपमेंट हो सके। तो जिसमें होता है वोटिंग ऑन डिमांड प्रोग्राम, इसमें होता है कि जितने मिनिस्ट्री की डिमांड होती है उनके ऊपर वोट होता है, और उस पर दे डिसाइड वेदर द मनी इज विल बी गिवन, ओके, वेदर मनी विल गिवन इन सेड अमाउंट और डिक्रीज करना है। उसके बाद करते हैं स्टेजेस इन एनैक्टमेंट ऑफ द बजट। देखिए पार्लियामेंट बजट जो पास होता है वो टोटल 6 स्टेजेस में पास होता है।
6 स्टेजेस। ओके, जैसे पहला है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट होगा, जनरल डिस्कशन होगा, स्क्रूटनी ऑफ डिपार्टमेंटल कमिटी, वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल एंड पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। तो टोटल 6 स्टेज, याद रहे टोटल 6 स्टेज से बजट जो है पार्लियामेंट में पास होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भाई कितने स्टेज में पास होता है। तो टोटल 6 स्टेज में पास होता है। जो पहला स्टेज होता है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। जैसे आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर, ओके, बजट को प्रेजेंट करते हैं लोकसभा में ऑन 1 फरवरी एवरी ईयर बाय द इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर। द फाइनेंस मिनिस्टर गिव बजट स्पीच एंड एट द एंड द बजट इज लेड बिफोर बोथ द हाउसेस। बजट स्पीच जैसे आपने फाइनेंस मिनिस्टर सुना, वो बोलती है कि इस बार का एलोकेशन इस तरह है, इस बार का टैक्स इतना रहेगा, इस बार इस पे कस्टम ड्यूटी लगेगा, इस पे नहीं लगेगा, इस बार जो प्रोडक्ट्स हैं इस पे, ये सारी चीजें बताती, दैट इज कॉल्ड कम अंडर द बजट स्पीच। उसके बाद दोनों हाउस में जाता है, जनरल डिस्कशन होता है, लोकसभा कैन डिस्कस द बजट एज अ होल और एनी क्वेश्चन और प्रिंसिपल इन्वॉल्व देयर इन, बट नो कट मोशन कैन बी मूव। देखिए कट मोशन होता क्या, कट मोशन मतलब हो गया, इसमें जो मिनिस्टर होते हैं और मेंबर होते हैं वो कट मोशन पास करते हैं कि हाँ इस बार मिनिस्ट्री को कम पैसा मिलना चाहिए, इस बार इस मिनिस्ट्री को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, इस बार इस मिनिस्ट्री को कम पैसा। तो इसके लिए जो मोशन पास होता है वो कहते हैं कट मोशन। ओके, एंड नॉर कैन बी बजट बी सबमिटेड टू द वोट ऑफ द हाउस। तो जो जनरल डिस्कशन होता है उसमें सिर्फ डिस्कशन किया जाता है, क्या इस बार इस मिनिस्ट्री को इतना पैसा दिया जा रहा है, इस मिनिस्ट्री को इतना दिया जाता है, इसमें कोई डिस्कशन नहीं होता है कितना पैसा काटना है। ओके, वोट के लिए भी नहीं होता है। द फाइनेंस मिनिस्टर हैज जनरल राइट टू रिप्लाई एट द एंड ऑफ द डिस्कशन। और लोग क्वेश्चन करते हैं कि भाई आपने इस बजट में ऐसा किया, तो फाइनेंस मिनिस्टर को आंसर करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस जनरल डिस्कशन में नो कट मोशन एंड देयर इज नो ओके डिमांड बजट सबमिटेड फॉर वोट ऑफ द हाउस ना। अब क्या होता है कि हर एक मतलब डिपार्टमेंट का अपना एक कमिटी होती है और इस कमिटी के पास बजट जाता है, ठीक है, स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटी। ओके, जो जो डिपार्टमेंटल कमिटी होती है ये बजट को पूरा मतलब उसका पोस्टमार्टम करती है, कह सकते हैं कि उसको पूरा देखती है, इन डेप्थ स्क्रूटनी करती है, क्या इस बजट में पिछले साल के हिसाब से इस बार इतना पैसा है तो क्या वो खर्च किया कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और पिछले साल का क्या आउटपुट हुआ। तो सारी चीजों को देखते हुए वो अपना रिपोर्ट पार्लियामेंट को सबमिट करती है। ओके, मतलब इसमें समय लग जाता है, लगभग 1 महीना लग जाता है। सो 3 to 4 वीक आर गिवन फॉर दिस एंड द हाउस रिमेन इन रिसेस। उस समय हाउस बंद रहता है और स्टैंडिंग कमेटी जो है डिपार्टमेंट कमेटी उस सारे चीजों को अलग अलग से हर एक बजट के जो प्रपोजल उसको स्टडी करती है ना। स्टैंडिंग कमेटी मेक अ रिपोर्ट टू द हाउस एट द एंड। और स्टैंडिंग कमेटी अपना जो भी उसका सुझाव है कि हाँ इस बार इस मिनिस्ट्री को पैसा मिलना चाहिए, इस मिनिस्ट्री को नहीं मिलना चाहिए, उसके बेसिस पर अब क्या होगा, वोटिंग होगा। कि स्टैंडिंग कमेटी मतलब एक्सपीरियंस होती है, दे आर वेरी वेल एजुकेटेड, ओके, दे आर वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड, तो वो अपने जो राय होता है वो देती है। सो वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट। ओके, तो एमपी ऑफ द लोकसभा वोट ऑन इस डिमांड फॉर ग्रांट। जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो डिमांड वोट ऑफ डिमांड पे अपना वोट करते हैं। लोकसभा कैन ओनली वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट एंड नो वोटिंग इज अलाउड टू एक्सपेंड चार्ज ऑन द कंसर्न फंड ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चार्ज, जैसे सैलरी अलाउंसेज, पेंशन, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ओके, सीएजी का जितने भी होते हैं, दिस ऑल आर बेसिकली दिया जाता है। ओके, तो इन सारी चीजों में हम लोग बात किए थे कि ये वोट चार्ज और मेड क्या होता है। तो वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट इज क्लियर, ठीक है, इसमें होता है। उसके बाद होता है पासेज ऑफ द एप्रोप्रिएशन। अब ये एप्रोप्रिएशन बिल का पासिंग होता है। सो नो मनी शैल बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर द एप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ। एप्रोप्रिएशन मतलब मेड मतलब जो कि विड्रॉ कर रहा है मनी हमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, जो कि जितने मिनिस्ट्री उनको देना होगा। Passing of finance bill. The finance bill is introduced to give effect to the finance proposal of the government of India for the following year. और ये फाइनेंस बिल जो होता है ये फाइनल अप्रूवल होता है, जिसमें बताया जाता है कि यस क्या आपको इस बिल के बारे में मतलब कि ये पूरे बजट को कंप्लीट करता है। ओके, अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स एक्ट 1931 द फाइनेंस बिल मस्ट बी इनेक्टेड बाई विद इन 75 डेज। 75 डेज के अंदर इनेक्ट होता है एंड दिस कंसिडर एज दी ओके कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ द बजट। जब फाइनेंस बिल जब पास हो जाता है दैट इज कंसिडर्ड एज द कंप्लीट द इनेक्टमेंट ऑफ द बजट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको सारे याद रखने हैं। दूसरा हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, जैसे कि हमने शुरू में बोला था व्हाट इज गिलोटिन। ओके, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पहले हम लोग ने देख लिया कि ये क्या होता है। उसके बाद व्हाट इज गिलोटिन पार्लियामेंट्री में। ठीक, गिलोटिन क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि आफ्टर द बजट इज पार्लियामेंट गोज इनटू रेसेस फॉर अबाउट 3 to 4 वीक्स बिकॉज स्टैंडिंग कमेटी डिमांड ऑफ ग्रांट को अप्रूवल करती है। जब लास्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट कमेटी लाइक मिनिस्ट्री ऑफ होम, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर, एग्रीकल्चर, इन सारे का जब अप्रूवल मतलब सारे को डिस्कस करने के बाद जो भी मिनिस्टर जो भी मिनिस्ट्री बचती है ओवरऑल डिमांड, उसको क्या करते हैं एक साथ। ओके, वंस द हाउस इज डन विद दिस डिबेट द स्पीकर अप्लाइड गिलोटिन
Okay, and all outstanding demand for grant discussed or not and undiscussed clause of bill resolution are put to vote once or over to save time. समय बचाने के लिए जो भी एक्स्ट्रा डिमांडेड है उस चीज को मतलब कि खत्म उस चीज को कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट स्पीकर क्या करती है कि उस गिलोटिन को जितने भी डिस्कस हुए और जो नहीं डिस्कस उस सारे को एक साथ वोट के लिए दे देती है। उसको उसी प्रोसीजर को करते हैं हम लोग गिलोटिन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये अब न्यूज को हम लोगों ने कवर किया प्लस स्टैटिक पोर्शन को भी समझ लिया कि क्या होता है पार्लियामेंट में, बजट किस तरह से पास होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, गिलोटिन क्या होता है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी देखा हम लोगों ने। तो इन सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑब्वियसली हेल्प करेगा एग्जाम में एक अच्छा आंसर लिखने में और प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इसी तरह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए इस चैनल के साथ, ताकि हम हर एक दिन हर न्यूज़पेपर का अच्छे से अच्छे आर्टिकल को स्टैटिक पोर्शन के साथ कवर करें, जिससे कि आपका स्टैटिक प्लस करंट अफेयर दोनों का दोनों कवर हो। ठीक है, थैंक यू।